कोटा। ये शहर लाखों छात्रों का सपना पूरा करने की जगह माना जाता है। हर साल हजारों बच्चे यहाँ पर आते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। लेकिन मेरे लिए ये शहर कुछ खास कहानी लेकर आया था। मेरा नाम अर्जुन है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 11वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद से ही मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए घर वालों ने मुझे नीट की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया। ये बात 2010 की है। उस वक्त शायद कोटा में उतने स्टूडेंट नहीं थे जितने आज कोटा में आते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा स्टूडेंट्स की पहली पसंद था। खैर, मैंने अपना सामान पैक कर लिया और घर वालों से अलविदा लेकर मैंने कोटा के लिए ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन का सफ़र तो अच्छा बीता, और जैसे ही मैं कोटा पहुंचा, मैं वहां की भीड़ भाड़ में खुद को अकेला महसूस कर रहा था। अक्सर ऐसा ही होता है, जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो वहां आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। खैर, मैंने स्टेशन से ऑटो रिक्शा किया और मैं महावीर नगर पहुंच गया। अब सबसे पहले मुझे एक ही काम करना था, मेरे लिए रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। मैंने वहां देखा कि जहां भी कोई कमरा खाली होता, उस मकान के आगे टू लेट का साइन बोर्ड लगा होता। मैंने अपने लिए कमरा ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे कमरे देखे, लेकिन किराया ज़्यादा होने के कारण मेरे बजट में नहीं आ पाए। मैं तो एक सस्ता किराए का मकान ढूंढ रहा था। दिन भर की खोजबीन के बाद आखिरकार मुझे एक मकान मिल ही गया, जिसका किराया मेरी जेब के हिसाब से था। मकान मालिक ने मुझसे कहा कि छत पर एक रूम खाली है और वहाँ से ठंडी हवाएं भी आती हैं, जिससे पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। उन्होंने मुझे उसके 2300 रुपये बताए, क्योंकि किराया भी मेरे बजट में था और मकान की लोकेशन भी मेरी कोचिंग के पास ही थी। तो ये सारी बातें जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो कमरा लेने का फैसला कर लिया। मैंने मकान मालिक से ये डील डन कर ली। अब मकान के अंदर घुसते ही पहली मंजिल पर रहने वाले स्टूडेंट्स फ्रेंडली और पढ़ाई करने वाले दिखे। मतलब वैसे नहीं जो आवारा होते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा कि 2 स्टूडेंट थे जो किताबें लेकर घूमते हुए पढ़ रहे थे। अब वैसे मकान तो दिखने में नॉर्मल सा लग रहा था और कमरे भी साफ सुथरे थे। उनमें ठीक ठाक लाइट की और वेंटिलेशन की सुविधा थी। मुझे मकान के बारे में सब कुछ नॉर्मल और सही लगा। मुझे खुशी थी कि अब मेरे रहने का जुगाड़ तो हो गया। अब जैसे ही छत पर पहुंचकर मैंने जो मेरे लिए कमरा देखा, वो बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। जैसे कि कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल नया था और अंदर की दीवारें जैसे हाल ही में पेंट की गई। खिड़कियों से बाहर का नज़ारा भी दिखता था और खिड़कियों से हवा आने के कारण पढ़ाई का माहौल भी अच्छा था। मकान मालिक ने कहा कि यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में तुम यहाँ ज़्यादा एकांत में रह पाओगे, जिससे पढ़ाई पर तुम अच्छे से फोकस भी कर पाओगे। कमरा मुझे सही लगा और मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। मकान मालिक ने मुझे चाबी दी और कहा कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ये कमरा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब मैंने कोचिंग में अपना एडमिशन लेना था, जो मैंने आसानी से ले लिया, जहाँ मुझे अपना स्टडी मटेरियल और बैग भी दिया गया। ये सब करते हुए मुझे रात हो चुकी थी। मैं काफ़ी थक चुका था और आकर खाना खाते ही मेरी आंख लग गई। पहली रात तो मैंने आराम से बिताई। कमरे के बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और यहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होने की वजह से पढ़ाई में भी ध्यान लगाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब रातों में मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कुछ तो अजीब हो रहा है। जब भी मैं सोने की कोशिश करता तो अक्सर मुझे महसूस होता कि कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है। कभी कभार एक हल्की सी आवाज़ होती, जैसे कोई धीमे से कुछ कह रहा हो, कुछ फुसफुसा रहा हो। पर जब भी मैं उठकर देखता तो वहाँ पर कोई नहीं होता। शुरुआत में तो मैंने इसे सिर्फ थकान और स्ट्रेस का असर समझा, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो मुझे लगा जैसे कि कुछ तो गलत है। जब मैंने मकान मालिक से इसके बारे में बात की तो उन्होंने मुझे हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, नया माहौल है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा मत सोचो।
लेकिन मेरी बेचैनी खत्म नहीं हुई। मकान और उसके छत के इस कमरे में कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। पहली रात की अजीब घटनाओं के बाद में मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो अजीब सी आवाज़ें और एबनॉर्मल घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब जब भी मैं रात को पढ़ने की कोशिश करता तो ऐसा लगता जैसे मेरी किताबों के कोई पन्ने पलट रहा हो या फिर कमरे में कोई हल्की सी परछाई घूम रही हो। मैंने ये सब चीज़ें अनदेखी करने की कोशिश की, लेकिन ये घटनाएं मुझे मेंटली परेशान करने लगी। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे कानों में धीरे से कुछ कह रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में कोई बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हो। उसके कदमों की आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। पहले तो मैंने अपना ब्लैंकेट कसकर ओढ़ लिया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बेड के नीचे है, और अब वो जो भी मेरे बेड के नीचे था वो मेरे बेड को नीचे से धीरे धीरे स्क्रैच कर रहा है और धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। यह सब होता देखकर मेरी तो मानो जान ही निकल गई हो। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठकर देखूं कि आखिर क्या है। लेकिन फिर ये अचानक से बंद हो गया। अब मैंने हिम्मत करते हुए डरते डरते आंख खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था और अब मैंने फैसला कर लिया था इस मकान के बारे में मुझे और भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। इसके बारे में अगर कुछ गलत है तो मैं इसे जल्दी ही छोड़ दूंगा। अगले दिन मैंने मकान में रहने वाले बाकी स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश की। जब पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के से मैंने पूछा कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर रात को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा कि भाई मुझे तो नीचे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि जो स्टूडेंट छत पर रहते थे उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी होती थी। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि छत का कमरा पहले भी कई स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बना हुआ था। मैंने तुरंत मकान मालिक से मिलने का फैसला किया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या छत के कमरे में कुछ अजीब है, तो उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अजीब? अरे वो तो सबसे अच्छा कमरा है, पढ़ाई के लिए बिल्कुल शांत जगह है। उसकी मुस्कान में कुछ तो ऐसा अजीब था जो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था। अब फिर से मैं अगली रात के लिए तैयार था। जब रात गहरी हो गई तो सब कुछ शांत हो गया। मैंने महसूस किया कि कमरे का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा था। ठंडी हवाएं मुझे जैसे छू रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास आ रही हो। अचानक खिड़की से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया। मकान मालिक छत के एक कोने पर अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था, जहां एक पुरानी पानी की टंकी रखी थी और वो वहां पर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके हाथों में एक काला धागा था और कुछ अजीब सी चीजें भी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो वो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा हो। मुझे अब यकीन हो गया था कि मकान मालिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो किसी तंत्र मंत्र में लिप्त है और इस छत के कमरे के साथ कुछ ऐसा जुड़ा है जो बेहद खतरनाक है। अगले दिन मैंने मकान मालिक से इसके बारे में फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा कि तुम्हारा वहम है अर्जुन। उसने कहा कि यहाँ तो सब नॉर्मल है। लेकिन मैं जानता था कि ये मकान नॉर्मल नहीं था और मकान मालिक के पीछे कुछ तो ऐसा सीक्रेट था जो मेरी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था, लेकिन फिर मैंने तय किया कि मैं मकान नहीं छोड़ूंगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इससे सस्ता और सुंदर कमरा मुझे कोचिंग के पास नहीं मिल रहा था। अगर मैं दूर कमरा लेता तो मुझे कोचिंग आने जाने में प्रॉब्लम्स होती। इसीलिए मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मेरा भ्रम है। आज के ज़माने में भला कोई ऐसी चीज़ होती है? मैं फालतू में ही डर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे दिल में तो डर बैठ ही चुका था। खैर, फिर से कुछ दिन आराम से बीते, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लेकिन एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक से बिजली चली गई। छत के कमरे में घनघोर अंधेरा छा गया। मैं उठकर अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने लगा।
लेकिन तभी मुझे लगा कि जैसे मेरे कमरे के एक कोने में कोई खड़ा था, जैसे कोई औरत हो। ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई, मेरे पैर जम गए। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तभी मुझे बाहर से थोड़ी हलचल महसूस हुई। मैंने ध्यान से सुना और फिर देखा कि कमरे की दराज से एक परछाई हिल रही थी। मुझे लगा कि मैं बुरा फंस गया हूँ। मैं वहां से जैसे तैसे भागा और अपने दरवाजे को खोल दिया। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मकान मालिक वहीं पर खड़ा था। उसकी आंखें नॉर्मल से थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे कि वो कुछ छिपा रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे वो वापस मुड़ गया। अगली सुबह मैंने मकान के बाकी स्टूडेंट से मिलने का डिसाइड किया। पहली मंजिल पर रहने वाले एक और स्टूडेंट राहुल से जब मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं 2 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। लेकिन क्यों, कोई दिक्कत है क्या? मैंने उसे रात की घटनाओं के बारे में बताया। उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा कि देख भाई अर्जुन, मैं तुझे डराना तो नहीं चाहता, लेकिन जब मैं यहाँ पर नया आया था तो मैंने कुछ अजीब चीज़ें महसूस की थी। हालांकि मैंने धीरे धीरे इसकी आदत डाल ली, पर मुझे लग रहा है कि मकान मालिक कुछ अजीब है। मैंने उसे कभी कोई सीधा खतरा महसूस तो नहीं किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बस वो अजीब किस्म का आदमी है। राहुल की बातें सुनकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ। उसने मुझे सलाह दी कि मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करूं और पढ़ाई पर अपना फोकस करूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे दिमाग में सवाल बढ़ते गए। मकान मालिक क्यों हर रात को छत पर आता है? वो क्या कर रहा होता है? और क्यों मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ कि वो मुझ पर नज़र रख रहा है? मैंने मकान छोड़ने का फैसला भी किया था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। कोटा में हर जगह नया रूम मिलना आसान नहीं है और पढ़ाई का दबाव भी था। नया कमरा ढूंढना और उसमें घुल मिलना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि शायद मकान मालिक को मैं गलत समझ रहा हूँ। हो सकता है कि वो रात में सिर्फ पूजा पाठ करता हो, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट हो जो वो सिर्फ खुद तक रखना चाहता हो। एक रात मैंने फिर से मकान मालिक को छत पर जाते देखा। इस बार मैंने उसको फॉलो करने का फैसला किया। मैंने देखा कि वो छत के एक कोने में जाकर खड़ा हुआ है और कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मैंने धीरे से उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने मुझे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पता नहीं क्यों इतना गुस्सा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है अर्जुन। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मेरे खुद के लिए करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो सच में किसी अनुष्ठान को कर रहा था। लेकिन जो भी वो काम कर रहा था उसका जरूर मेरे कमरे से सीधा संबंध था। हालांकि उसने मुझे विश्वास तो दिलाया कि उसके अनुष्ठान का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, और अगर मुझे किसी तरह की परेशानी हो तो वो हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी भयानक घटनाएं घटने के बाद कौन ही ऐसे मकान में रहना पसंद करेगा। मैंने अब वो मकान छोड़ने का फैसला कर लिया था और मैंने दूसरी जगह कमरा ले लिया। लेकिन दोस्तों, उन घटनाओं ने मेरा दिल दहला दिया था और आज भी मैं उन्हें सोचकर डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी। लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। ये चैनल नया है और आपका ये सपोर्ट मुझे इसको और भी बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ अगले दिन एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।